अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाजिर खिदमत है बेली राजपूता की मलका निमरा अहमद के नावल की अगली किस्त। शबी हकीकी महाराजा बलदेव सिंह। अब वो दूसरी दीवार पर मौजूद बड़े रंगीन पोर्ट्रेट के सामने आ गई, जो एक सियाह सफ़ेद तस्वीर को सामने रखकर किसी माहिर मुसव्विर ने बनाया था। ये तस्वीर उसकी और शेखर की शादी से 3 माह कबल ली गई थी। तस्वीर में उसने सुर्ख रंग की साड़ी पहन रखी थी। सिंगार के नाम पर आंखों में गहरा काजल या लबों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक, दाएं कलाई में सोने की चूड़ियाँ और बाएं में हीरे के 2 जड़ाऊ कंगन थे। उसके पहलू में सियाह 3 पीस सफ़ेद सूट और सुर्ख बो में मलबूस 37 साला शेखर मुस्कुरा रहा था। वो सांवली रंगत और मामूली नक्कुश का हामिल कबूल सूरत आदमी था। उसकी बेतासुर निगाहें शेखर से हटकर अपनी सुर्ख साड़ी पर फैलती चली गईं। ये साड़ी उसकी शादी के बाद उसने फिर कब पहनी थी? हाँ, 2.5 माह कबल अपनी सालगिरह की शाम में। उसने अपनी सुनहरी आंखें मूंद ली। ज़हन के पर्दों पर एक फिल्म सी चलने लगी थी। दिल्ली में मौजूद शेखर की इस आलीशान कोठी पर सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया था। बड़े से लॉन में बरकी कुमकुमों और रोशनियों से चरागाह किया गया था। मेहमान घास पर बिछी कुर्सियों से उठकर लॉन के वसत में रखी गई गोल मेज़ के गिर्द जमा हो चुके थे। शेखर इनके हमरा था। उसकी मुंतशिर निगाहें बार बार बरामदे के उस पार घर के दाखिली दरवाजे की सिमत उठ रही थीं। कुछ मेहमान कलाइयों पर घड़ियां बांधे घड़ियों को देख रहे थे। इन सब को शेखर की बीवी का इंतज़ार था, जिसके एजाज़ में रऊसा और उमरा की ये महफिल सजाई गई थी। दफतन बरामदे का दरवाज़ा खुला। सुर्ख साड़ी की झलक नजर आई। तमाम मेहमानों की निगाहें इस तरफ उठीं। पूरे लॉन में सन्नाटा छा गया। दरवाजे का पट धकेलती सुर्ख साड़ी में मलबूस दराज कद सीधे और सुनहरे बालों वाली लड़की बाहर आई। वो वाकई किसी कदीम मंदिर में पूजा कराने वाली हुस्न की देवी थी। वो बहुत नज़ाकत और तमकनत से चलती हुई बरामदे के सतून तक आई। शेखर मुस्कुराकर आगे बढ़ा। बरामदे के आगे 3 छोटे से जीने बने थे। ऊपर उनके आगाज़ पर खड़ी थी। शेखर ने मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ाया। उसने जवाबी मुस्कुराहट के साथ बढ़ा हुआ हाथ थामा और उसी नज़ाकत से एक एक कदम नीचे रखती जीना उतरकर लॉन की घास पर आ गई। सुर्ख साड़ी का बेहद लंबा पल्लू उसके पीछे जीनों पर फिसलता हुआ घास पर आन पड़ा। शेखर एक हाथ से उसका हाथ थामे बायां बाजू उसके शानों के गिर्द हमायल किए उसे साथ लेकर चलता हुआ मेज़ तक आया। माई वाइफ माया फर्नांडस। केक कटने के बाद वो माया का हाथ थामे अपने किसी करीबी अजीज़ से उसका तारुफ करा रहा था और माया मुस्कुराते हुए शुस्ता अंग्रेज़ी और फिर मकामी ज़बान में रस्मी कलमात अदा कर रही थी। पूरी तकरीब में एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द तक जाते बहुत सारे लोगों के दरमियान से गुजरते हुए भांत भांत की सरगोशियाँ उसकी समाज से टकरा रही थी। तो ये है ठाकुर शेखर की अंग्रेज़ बीवी, जिसने उसने इंग्लिस्तान में शादी की थी। हाँ, सुना तो है इसका ताल्लुक़ बरतानिया की शाही ख़ानदान से है। क्या वाकई? होगा, तभी तो शेखर ने इसे शादी की है। मगर उर्दू और हिंदी बहुत अच्छी बोल लेती है। बहुत जल्दी सीख ली? नहीं, मैंने सुना है इसकी नैनी हिंदुस्तानी थी, उसी ने सिखाई है इसे। वो बहुत एतमाद से मुस्कुराते शेखर के पहलू में मेहमानों से तारुफ हासिल कर रही थी, जिनमें ज़्यादातर दिल्ली के उमरा और रसूआ की थी। चंद बरतानवी भी अलग खड़े थे। माया ने आंखें खोल दी। दिल्ली की रोशनी में डूबी तकरीब गायब हो गई। वो बेली राजपूतों की हवेली की बालाई मंजिल के कमरे में अपने पोर्ट्रेट के सामने खड़ी थी। उसने बेख्तियार मोतियों की लड़ी पर उंगली फेरी। वह मोती तस्वीर की निस्बत कम थे और आखिर में गिरा सी लगी हुई थी। माया की उंगली गिरा पर आकर थम गई। एक मुबहम मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। अहमक गधा। उसने मुस्कुराकर सर झटका, जैसे कुछ याद आ गया हो। इसी पल दरवाज़ा बजा। उसने हाथ से लड़ी को छोड़ दिया। कौन? माया देवी, वकील साहब नीचे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठाकुर साहब ने आपको बुला भेजा है। उनको बोलो मैं आती हूँ कुछ देर में, बेतासुर लहजे में कहकर वो बालों में फिर से कंघा फेरने लगी थी। निगाहें आईने में मौजूद अपने दिलकश चेहरे पर जमी थी। बहुत सपाट बर्फ़ सा चेहरा था वो। फिर बहुत सारे लम्हे सरक गए। उसने साड़ी का पल्लू हाथ से छोड़ा और बाहर निकल आई। सीढ़ियों के आगाज़ पर खड़े होकर उसने नीचे झांका। नीचे हॉल कमरे में लकड़ी के कीमती सोफ़ों पर सियाह कोट में मलबूस वकील साहब और ताया रघुनाथ बैठे थे। आहट थी या किसी की मौजूदगी का कोई फसो। उन दोनों ने चौंक कर सर उठाकर उसे देखा, फिर बेख्तियार खड़े हो गए। वो हाथ रेलिंग पर रखे पलके झुकाए एक एक सीना नीचे उतरने लगी। सफ़ेद साड़ी का पल्लू चंद जीने ऊपर उसके पीछे फिसलता आ रहा था। लम्बी एड़ी की टिक टिक एक रिदम से खामोश फिजा में गूंज रही थी और वकील साहब
दम साधे सीढ़ियों से नीचे उतरते देख रहे थे। उसके मलकूती हुस्न और सेहर अंगेज शख्सियत के जितने किस्से उन्होंने सुने थे, बेली राजपूता की वो महारानी उससे कहीं बढ़कर थी। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, निहायत एतमाद से गर्दन उठाए उनके मुकाबिल मखमली सोफे पर बैठ गई। वो दीवान गांव के माहौल के बिल्कुल बरक्स फरंगी तर्ज का था। बैठिए, टांग पर टांग रखे कोहनी बाजू के सोफे के बाजू से टिकाए उसने पुरतमकनत अंदाज में कहा। वकील साहब के जैसे होश दोबारा ठिकाने आए। ताया रघुनाथ पहले ही बैठ चुके थे। वकील साहब को बैठिए कहना उनका फ़र्ज़ था कि हवेली उनकी थी, मगर शेखर की इस महारानी की मौजूदगी में वो हमेशा ऐसे ही कन्फ्यूज़ रहते थे। आप कागजात ले आए हैं वकील साहब? वो सीधा उसकी आंखों में देख रही थी। जी लेडी शेखर, मैं लेडी फर्नांडिस। सुनहरी बाल पीछे करते उसने तस्दीक की। जी लेडी फर्नांडिस। वकील साहब जल्दी से बोले। फिर एक नज़र ताया रघुनाथ पे डाली और दोबारा माया को देखा। वो मुंतज़िर निगाहों से उन्हें देख रही थी। उसकी सुनहरी आंखों में इतनी मगनतीसियत और कशिश थी कि वकील साहब निगाहें झुकाए तेज़ी से ब्रीफकेस खोलकर कागजात निकालने लगे। शुरू करें। एक मतलूबा फ़ाइल का सफ़ा खोलकर सवालिया सी निगाह उसने डाली माया पर, जिसने अपने मखसूस अंदाज में सर को जुम्बिश दी। वो फ़ौरन सर झुकाए दोबारा उसकी आंखों में देखने की गलती दोहराए बगैर पेशा वाराना अंदाज में पढ़ने लगे। ये वसीयत ठाकुर शेखर राज ने अपनी मौत से चंद हफ्ते कबल लिखवाई थी। उसके मुताबिक उन्होंने अपनी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद असासों का निगरान और वारिस अपनी बीवी माया लेडी फर्नांडिस को करार दिया। ताया रघुनाथ के चेहरे पर नापसंदीदगी बिखर गई, जबकि इस हवेली में मौजूद अपना 50% हिस्सा भी उन्होंने लेडी माया के नाम कर दिया है। बाकी 50% हिस्सा पहले ही ठाकुर शेखर के ताया ठाकुर रघुनाथ के नाम है। ताया रघुनाथ ने अब बेचैनी से पहलू बदला। और कुछ? वो इसी तरह टांग पे टांग चढ़ाए बैठी आम से अंदाज में पूछ रही थी। जी नहीं। वकील साहब ने फाइल मेज़ पर रख दी। हॉल कमरे में खामोशी छा गई। माया के चेहरे पर बला का इत्मीनान और सुकून था, जैसे उसने तमाम फैसले कर लिए हों। मुझे शेखर की जायदाद नहीं चाहिए। उसी बेतासुर लहजे में चंद लम्हे वो बोली तो दोनों अशखास बुरी तरह चौंके। मैं हवेली में अपने निस्फ हिस्से को ठाकुर रघुनाथ के नाम करने पर तैयार हूँ। ठाकुर साहब, आप कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर लें। जबकि बाकी जायदाद। वो सांस लेने को रुकी। ठाकुर रघुनाथ दम साधे उसकी बात की तकमील के मुंतज़िर थे। बाकी जायदाद में किसी फलाही इदारे के नाम करना चाहती हूँ। शेखर की बहुत ख्वाहिश थी हम दोनों मिलकर कोई ट्रस्ट या खैराती इदारा कायम करें। शेखर को तो ज़िंदगी ने मोहलत नहीं दी। सुनहरी आंखों में पानी तैरने लगा। मगर मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। ठाकुर साहब, मुझे उम्मीद है कि आप ये जायदाद बिकवाने में मेरी मदद करेंगे। शुक्रिया। वो उठ खड़ी हुई। एक आंसू टूट कर चेहरे पर फिसलता गया। आप बैठिए, मैं चलती हूँ। साड़ी का पल्लू दाएं हाथ से संभालती वो उनके सामने से गुजर के सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। रेलिंग पर हाथ धरे पहली सीढ़ी पर कदम रखते एक सानी को उसने मुड़कर उन्हें देखा। मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ जल्दी हो जाएगा। मैं इसी महीने वापस इंग्लिस्तान जाना चाहती हूँ। अब इस मुल्क में शेखर की यादों के साथ रहना मेरे लिए कठिन हो गया है। उम्मीद है आप मेरी ज़हनी हालत को समझ सकेंगे। फिर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती गायब हो गई। उन दोनों की निगाहों ने ऊपर तक इसका ताक़ुब किया, यहाँ तक कि वो अपने कमरे में दरवाजे के पीछे गायब हो गई। शेखर और फलाही दारा। ठाकुर रघुनाथ ने गहरा सांस लिया। था तो मेरा भतीजा, मगर उसे ये तवक्को नामुमकिन सी लगती है। वो अयाश्ता शख्स था। पता नहीं, उसने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ दी। वकील साहब खामोशी से कागजात समेटने लगे, जैसे ठाकुर की बेजारी की वजह समझ रहे हों। बेचारी माया। फाइलें ब्रीफ केस में रखते उसे तरहम से सोचा, इतनी खूबसूरत औरत, मोहब्बत की शादी, और मोहब्बत भी ऐसी कि बरतानवी शहजादी ने महल छोड़ दिए इस कबूल सूरत ठाकुर शेखर के पीछे। और फिर यूं भरी जवानी में बेवगी और दिल ऐसा खालिस कि इतनी बड़ी जायदाद से एक टका लेने की लालच नहीं। इतनी आसानी से सब छोड़ दिया। मगर जाने ये ठाकुर इसको इतनी आसानी से छोड़ेंगे या नहीं। बेचारी अंग्रेज़ लड़की किधर फंस गई है इन राजपूतों में। ठाकुर रघुनाथ और वकील साहब अपनी अपनी सोचों में गुम थे। रात की काली चादर में गुबार की तह लगी थी। शाम में हल्के हल्के छक्कर चले, फिर हवा साकिन हो गई थी, मगर मामूली सा गिरदाब फिजा में ठहरा था। आज मुसलमानों का खंडर हुआ पुराना कब्रिस्तान भी मामूल से ज़्यादा गर्दालूद था। बरगद का बूढ़ा दरख्त दुख से बिल्कुल छाई वीरानी से उसकी उम्र रसीदा कमज़ोर शाखें ज़मीन की जानिब झुकी झुकी सी थीं। जहाँ मौजूद एक सियाल इबादे में मलबूस जी नफ्स कुदाल कच्ची ज़मीन कुछ खोद रही थी।
मट्टी उड़कर ऊपर आती। चूगापोश का लिबास मट्टी से अट चुका था, मगर उसके हाथ तेजी से काम कर रहे थे। एक लम्हे को रुककर उसने कमर सीधी की और चेहरे पर आया पसीना साफ किया। उसका तनफ्फुस तेज तेज चल रहा था, अंदाज में थकान सी थी। बरगद का बूढ़ा दरख्त गवाह था। उसका जिस्म पिछले कई घंटों से मुशक्कत उठा रहा था, अब उसे शदीद थकावट होने लगी थी। चंद लम्हे सस्ताने के लिए उसने झुक के बाद फिर झुककर खोदना शुरू कर दिया। 3-4 दफ़ा ही किदाल मारी थी कि दूर किसी के बोलने की आवाज़ ने सन्नाटे को चीर दिया। चूगापोश ने चौंक कर सर उठाया। कब्रिस्तान के खुले फाटक के उस पार 2 अशखास बातें करते चले जा रहे थे। उनके कदम कच्चे रास्ते की धूल उनके कदमों के तले बैठ रही थी। एक इनमें करमदीन था, दूसरा उसका चचाजाद भाई हाजी बशीर। करमदीन नफ़ी में सर हिलाते हुए किसी बात पर बहस कर रहा था कि यकायक खुला फाटक देखकर ठिठका। हाजी, इतनी रात के फाटक क्यों खुला है? बात हैरत की थी। कब्रिस्तान के फाटक अमूमन बंद ही होता था और इस पर एक मोटी जंजीर और ताला चढ़ा रहता था। मालूम नहीं। हाजी बशीर हिचकिचाया। गांव वाले कहते हैं कि अरसा हुआ यहाँ साया हो गया है। रात को इधर से आवाज़ें आती हैं, जाने कितना सच है कितना झूठ। ताला तो अरसा हुआ टूट चुका है। दोनों खुले फाटक के सामने खड़े थे। चलो हाजी, चल के अंदर देखें अंदर क्या हो रहा है। रहने दे करमदीन। हाजी बशीर बेख्तियार एक कदम पीछे हटा। डरते क्यों हो? गांव वाले तो पर का परिंदा बना डालते हैं। एक दफ़ा देखें क्या है। आवाज़ तो मुझे भी आ रही है। करमदीन ने पहल की और फाटक पार गया। हाजी बशीर हिचकिचाता हुआ चंद कदम पीछे हटा। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता कुछ कदम बढ़ाए। सामने चंद कब्रों के तरफ एक बड़ा सा गड्ढा था और इर्द गिर्द मट्टी की ढेरियाँ थी। इस गड्ढे में क्या हो सकता है भला? करमदीन सोचता बड़बड़ाता करीब आया। रात की वहशत, कब्रिस्तान की हैबत, उसे थोड़ा थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ। जिस्म के रोंगटे खड़े होने लगे। वो दोनों आगे पीछे चलते गड्ढे के करीब आए। करमदीन ने आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए अंदर झांका। गड्ढा तारीक और खामोश था, बहुत गहरा नहीं था। अंदर एक सियाह गठड़ी पड़ी थी, जैसे कपड़े की गठड़ी हो। इससे पहले कि कोई झुकता, गठड़ी आन के आन में खड़ी हो गई और धूल का एक तूफान उनकी तरफ आया। गर्द उनकी आंखों में पड़ी और वो बेख्तियार आंखें मलते चीखते चिल्लाते पीछे हटे। चूगापोश ने इन्हें धकेला और जस्त लगाकर फाटक पार कर गया। कुछ देर बाद हर रात की तरह छाए हुए अंधेरे ने उसे निगल लिया। माया देवी रूपा उसे तलाश करती जनान खाने के दालान तक आई थी। हवेली के पिछवाड़े ऊंचे सतूनों का बरामदा था। बरामदे के आगे 2-3 सीढ़ियां बनी थी। वो सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठी फिजा में जाने क्या कुछ खोज रही थी। रूपा की आवाज़ पर उसने आहिस्तगी से सर उठाया। वो बहुत इत्मीनान और तहम्मुल से हर काम करती थी। शायद ही कभी रूपा ने उसे चौंकते हुए देखा हो। माया देवी, बड़े ठाकुर आपको ड्राइंग रूम में बुला रहे हैं। दरोगा साहब भी आए हुए हैं। वो एक लफ्ज़ कहे बिना उठ खड़ी हुई। उसने आज भी सादा सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। बाल फ्रांसीसी तर्ज की चोटी में मुकीद थे। चोटी के बलों में कहीं कहीं मोती छलक रहे थे। पाँव में पतली ऊंची एड़ी वाली नाजुक सी जूती, जिस पर सफ़ेद नगीने जड़े थे। दीवान खाने में उस रोज़ जहाँ वकील साहब बैठे थे, आज उधर वर्दी में मलबूस थानेदार था। उसके हाथ में छड़ी थी। माया को देखकर वो बेख्तियार खड़ा हुआ। ताया रघुनाथ सामने उसी सोफे पर बैठे थे। हुक्के को मुँह के लगा रखा था और मुसलसल गड़गड़ा रहे थे। सामने कुर्सियों पर थाने का अमला बैठा हुआ था। उनके पास कलम और कागज़ था। गालिबन बयानात कलम बंद करने का इंतज़ाम किया गया था। वो सबको जैसे नज़रअंदाज करती, उसी इत्मीनान और एतमाद से चलती थानेदार के मुकाबिल सोफे पर बैठ गई। टांग पर टांग यूँ चढ़ाई कि जूती की नोक ऊपर थी। शायद ये मुकाबिल को बताने का इशारा था कि वो उसकी जूती की नोक पर है। कमरे के एक कोने में एक उम्र रसीदा देहाती बैठा खामोशी से सबको देख रहा था। चेहरे मोहरे से वो थाने के अमले का हरगिज़ नहीं लगता था। जाने कौन था। मेम साहब, आपको जहमत इसलिए दी है जैसा कि आप जानती हैं। थानेदार बैठ गया। ठाकुर शेखर राज की मौत आग लगने से हुई। पुलिस कुछ कार्रवाई मुकम्मल करना चाहती है, सो आप लोगों के बयानात दरकार हैं। कुछ सवाल पूछने हैं। तमीद को छोड़कर सवाल शुरू करें। माया के लहजे का सर्दपन महसूस करके उसने सर हिलाया और ठाकुर रघुनाथ की तरफ मुतवज्जो हुआ। मरहूम से आपका रिश्ता क्या था? ठाकुर रघुनाथ ने हुक्के से मुंह हटाया। इतना तो तुम जानते हो इंस्पेक्टर शाह कि वो मेरा भतीजा था।
انداز میں ہلکی سی ناگواری تھی۔ ٹھاکر صاحب میرے ساتھ تعاون کیجیے، وہ اثر لیے بغیر ٹھنڈے انداز میں بولے۔ مرحوم شیکھر کی سرپرستی کی ذمہ داری آپ نے کب سنبھالی تھی؟ یہی کوئی 15 برس ہوئے۔ جاتے ہوئے میرے چھوٹے بھائی کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔